नमस्कार, मैं नेहा ठाकुर। आपका स्वागत है आज हमारे न्यू पॉडकास्ट में, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर की कहानी, उनकी ज़बानी। आज हमारे साथ ऐसे दो शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इनोवेशन में अलग ही मिसाल बनाई है। पहले अतिथि है सुभाष कंबोज जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। यमुनानगर के हाफिजपुर गांव से है। सुभाष जी ने 1996 में मात्र 6 मधुमक्खी के बॉक्स से शुरुआत की और आज 1500 से अधिक मधुमक्खी के बॉक्स के साथ 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात में 2 बार सराहा भी है। हाँ जी। हमारे दूसरी अतिथि हैं डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर की प्रिंसिपल मैम। नमस्कार नेहा। जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई चेतना ला रही है। आप NEP 2020 के लक्ष्यों को धरातल पे उतारने और छात्रों को नवाचार एवं व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए जानी जाती हैं। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपने फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई के बाद नौकरी की बजाय मधुमक्खी का पालन का करियर ही के रूप में क्यों चुना? असल में मैडम है ना, मैंने जब मधुमक्खियों को बहुत नज़दीक से देखा और ये फील हुआ कि मुझे नौकरी के पीछे ना भाग करके क्यों ना मैं अपना ही खुद का ही एक बिजनेस खड़ा करूं। और मैंने मधुमक्खियों से बहुत कुछ सीखा। उनकी जो मेहनत करती हैं, कितनी वो मेहनत करती हैं, कितनी मेहनत से शहद इकट्ठा करती हैं और दिन रात एक लगी रहती हैं। तो बस उनसे सीख करके मैंने खुद का ही क्यों ना मैं अपना एक अलग से रास्ता चुना। मेरे मन में यह आया कि एक अलग से रास्ता चुनूं। और दूसरी बात, मैंने सबसे बड़ी बात इनमें ये देखी कि जैसे मधुमक्खियां एक त्याग की परिचारक है, यानी कि वो त्याग की भावना है उनके मन में। तो मेरे भी मन में आई कि मुझे भी जो है ऐसा रास्ता चुनूं जिसमें ईमानदारी हो, कोई लालच न हो या फेरी ना हो। तो ऐसा रास्ता चुन करके मैंने फिर ये मधुमक्खियां का ही भी इनको एक बड़े लेवल पे लेके जाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर इसको लार्ज स्केल में इस काम को कर सकूं। मैम, आज के दौर में शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। कॉलेज में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नेहा, आज के टाइम में खाली डिग्रियां बांटने से काम नहीं होने वाला, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने रेगुलर क्लासेस के साथ साथ जब वो जिस पीरियड में भी वो फ्री हैं उस टाइम में वो ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए एंकरिंग का कोर्स हम करा देते हैं। अगर रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं बच्चे, या एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं, और ये जो कौशल सिखाए जाते हैं ये ध्यान में रख के किया जाएगा कि लड़की कुछ ऐसा सीख जाए जिसके बाद वो अगर अपना व्यवसाय करना चाहे व्यवसाय कर ले, और अगर उसे जो मेन स्ट्रीम है उससे हटकर कोई अपना पैशन बनाना है तो बना पाए। तो इस दौर में हमने काफ़ी सारे ऐसे स्किल कोर्सेज लगाए हैं जिससे लड़कियां भी काफ़ी उत्साहित हैं और लड़कियां बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती हैं। 3 या 4 क्लासेस के बाद अगर एक पीरियड उन्हें फ्री मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको व्यर्थ गंवाने के बजाय कोई ना कोई कौशल विकास के लिए अपना काम करें, और लड़कियां काफ़ी उसमें स्किल सीख भी रही हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि मैक्सिमम गर्ल्स सिलेबस के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी आगे बढ़ें। सुभाष जी, आपने अपने मधुमक्खी बॉक्स को राजस्थान से कश्मीर तक ले जाते हैं। ये माइग्रेटिंग बी कैंपिंग एक जगह टिक कर काम करने के मुकाबले कितनी लाभदायक है? अगर हमने प्रोफेशनल काम करना है, प्रोफेशनल तौर पे, एक हॉबी होती है। हॉबी एक अलग पार्ट है कि एक जगह रख दिया मधुमक्खी के बॉक्स एज ए हॉबी, लेकिन जब हम प्रोफेशनल काम करेंगे तो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर लेना है शहद, क्योंकि फूल तो देखो एक जगह 1-2 मंथ से ऊपर कभी नहीं चलता, वो तो मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब अभी राजस्थान में चल रहा है तो फिर हरियाणा में चलेगा, बसंत आएगी, और उसके बाद फिर यहाँ भी खत्म हो जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा तो हिमाचल में चलेगा, फिर हिमाचल में भी खत्म हो जाएगा तो हम कश्मीर में जाएंगे। श्रीनगर का एरिया है बहुत बड़ा, वहाँ पर 2 तरह के शहद निकलते हैं। फिर इसी तरह लाहौल स्पीति जाएंगे, वहाँ जुलाई अगस्त में। तो हमें इनको माइग्रेशन, क्योंकि अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद इकट्ठे करने हैं, तो हमें अलग अलग एरिया में इनको लेकर के जाना पड़ेगा।
और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर प्रॉफिट लेना चाहेंगे वो तभी पॉसिबल है जब हम इनको माइग्रेट करते रहेंगे। मैम, कॉलेज में इनोवेशन काउंसिल जैसे प्रोग्राम छात्रों की सोच, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कैसे मोड़ रहे हैं? नेहा, जब हम इनोवेशन की और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हमारा प्रयास ये है कि ऐसे लोगों से मिलवाएं, जैसे आज हम सुभाष जी से अपने स्टूडेंट्स को मिलवाने वाले हैं, इनकी बातें सुनने वाले हैं। और इसी तरह हम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनसे स्टूडेंट्स का लगातार इंटरेक्शन करा रहे हैं। जब उनकी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स सुनते हैं तो उनके मन में भी ये लालसा आती है हम भी ऐसा कुछ करें। तो ये जो इनोवेशन काउंसिल के थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल विजिट्स कराई जाएं और गर्ल्स को ये फीलिंग देनी बड़ी ज़रूरी है कि खाली पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के साथ साथ खाली नौकरियां नहीं चाहिए, नौकरियां देने वाले बन जाइए। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है उनके अंदर ये फीलिंग लेके आना, उनको पैशनेट बनाना कि देखिए कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने थोड़े से शुरुआत की, एक छोटे से बिजनेस आइडिया से शुरुआत की और वो आज एक बहुत अच्छे व्यवसायी बन के साबित हो रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा रास्ता लड़कियों को दिखाया जाए। सर, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में आपकी तारीफ किए जाने के बाद आपके प्रति समाज का कुछ नजरिया बदला? जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरी तारीफ की और दूसरे किसानों को एक प्रेरणा स्रोत बतलाया मुझे, तो ना सिर्फ मेरा समाज बल्कि देश और मेरे राज्य, यहाँ तक कि जितने भी मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। और उनका सबका देखने का नज़रिया नहीं बल्कि एक दूसरे लोगों के सामने भी उन्होंने फिर मुझे उदाहरण पेश किए कि देखो सुभाष काम्बोज भी है जिन्होंने एक छोटे से लेवल से शुरू करके आज इतने बड़े मुकाम तक वो पहुंचे हैं और जो कि प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करते हैं। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की बल्कि जब 100वां एपिसोड मन की बात का जो 100वां एपिसोड है वो प्रसारण होना था, उससे 4 दिन पहले मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपना मेहमान बनाया और हम दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के 4 दिन के लिए मेहमान रहे। और वहाँ से बल्कि फिर मुझे सीधा गवर्नर हाउस भेजा गया चंडीगढ़ और 2 दिन के लिए फिर मैं गवर्नर का मेहमान रहा। तो इससे बड़ी अचीवमेंट एक किसान के लिए और ये नहीं हो सकती। तो फिर समाज का तो देखो नज़रिया अपने आप चेंज हो जाता है और वो तो मान सम्मान तो बहुत सारे मिलते हैं और मिल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि है ना कि मेरी भी और इन दूसरों की भी सोच एक चेंज हो गई है। मैम, NEP 2020 के अनुसार छात्रों को मल्टी डिसिप्लिनरी विषय चुनने के लिए सुविधा आपके कॉलेज किस प्रकार प्रोवाइड करवा रहा है? नेहा, जो NEP 2020 में एक बड़ी खास बात थी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को शुरू करने वाली, क्योंकि इससे पहले अगर विद्यार्थी ने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में साइंस चुन लिया तो वो साइंस में ही पढ़ता था, कॉमर्स और आर्ट्स के साथ उसका संबंध तकरीबन ना के बराबर था। इसी तरह से अगर आर्ट्स ले लिया तो साइंस का कोई एक्सपोजर नहीं, कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं। ये एक बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज का। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं, ऑप्शंस ऐसे दिए हैं स्टूडेंट्स को और उन्हें काउंसिल किया जाता है कि आपके व्यवहारिक जीवन के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको काम आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आर्ट्स की गर्ल्स को तकरीबन बैंकिंग, फाइनेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन विषयों पे नॉलेज नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि वो फाइनेंस का ही सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करें तो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना आ जाएगा। इट मीन्स ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लीक से हटकर सिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कॉमर्स का विद्यार्थी जो सिर्फ व्यवसाय की दुनिया के बारे में पढ़ता रहता है, उसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज कुकरी की नहीं होती, हॉस्पिटैलिटी की नहीं होती, फाइन आर्ट्स की नहीं होती। तो इसके ज़रिए वो स्टूडेंट एक डिफरेंट अपनी मेन स्ट्रीम से हटके कोर्स लेता है और हो सकता है वही कोर्सेज आगे चल के उसका पैशन बन जाए और उसी में वो व्यवसाय भी कर पाए। उदाहरण के लिए कॉमर्स का विद्यार्थी अगर फाइन आर्ट्स या होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी ऐसे कोर्सेज में भी ज्ञान प्राप्त करता है तो बिजनेस का ज्ञान उसे ऑलरेडी है, एक नया ज्ञान उसने ले लिया, तो इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया डेवलप किया जाता है। तो कोशिश हमारी यही है कि ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को काउंसिल करके उनकी रुचि के अनुसार उन्हें अलग अलग कोर्सेज ऑप्ट किए जाएं और दिए जाएं। सर, आपने 22 से 23 प्रकार के शहद इकट्ठा करके उसमें वैल्यू एडिशन की है,
किसानों के लिए ऐसे वैल्यू एडिशन क्यों जरूरी है? देखिए मैडम, आज के दौर में खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, किसानों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और उनकी मूल्य मिलते नहीं। अगर हम सीधा मार्केट में यानी मंडी में अगर लेके जाएंगे कोई भी फसल है तो उसके है ना मोल नहीं मिलता उतना। लेकिन जब हम उसके वैल्यूडेशन करेंगे और खुद उसकी मार्केटिंग करेंगे तो हमें एक अच्छा है ना वैल्यू उसकी मिल सकती है। तो मैंने भी यही देखा कि जब मैंने स्टार्टिंग में मैं शहद इकट्ठा करता था अलग अलग फूलों के अलग अलग, तो मैं इन कंपनियों को बेच देता था अपना शहद और मुझे अच्छे मोल नहीं मिलते थे। लेकिन फिर मैंने अपनी खुद की मार्केटिंग शुरू की, फिर वो ना सिर्फ मार्केटिंग शुरू की, फिर मैंने देखा कि हम क्यों ना है ना पब्लिक को ऐसा है ना खिलाएं ताकि वो शहद ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, तो और एक वो चीनी से बच जाएंगे भी। फिर हमने मुरब्बे जो हैं, गुलकंद वगैरह जो है ना, यहाँ तक कि हम लोगों ने तो कई बार मिठाइयाँ भी तक की भी जो है ना इससे शहद से तैयार की है। तो हमने फिर ये वैल्यूडेशन जो लंबे टाइम तक हमारे पास बिना प्रिजर्वेटिव के रह सकते हैं, हमने फिर ऐसे मुरब्बे और गुलकंद तैयार किए जो आम लोगों की पहुंच तक हो। तो इसलिए मैंने फिर उसकी अच्छी कीमत भी मिलती है और ये अच्छे है ना है जरूरी है ये किसानों के लिए, ताकि वो इसका वैल्यूडेशन अपने प्रोडक्ट का करके उसमें अच्छी मार्जिन कमा सके। मैम, कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में कौन कौन से कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं? नहीं, ऑलरेडी हम लोग इको क्लब के नाम से एक क्लब चला रहे थे जिसमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट को बचा के रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट ऐड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन आईआईसी के अंडर हमें अभी एक क्लाइमेट एक्शन यूनिट बनाने को कहा गया, जिसमें हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को क्लाइमेट एम्बेसडर बनाया है। और इसमें कोशिश ये की जा रही है, हर मंथ का एक मिशन ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत की कि पर्यावरण को तो बचाना ही बचाना है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, पानी की बचत करनी है, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, खाद स्वयं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हमारा एक ऐसी मुहिम हमने शुरू की क्लाइमेट एक्शन यूनिट के थ्रू, जिसमें 70 के करीब लड़कियां क्लाइमेट एम्बेसडर बनाई गई हैं। वो अलग अलग एरियाज में प्रदूषण कम होना चाहिए, गार्बेज की मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, पानी को व्यर्थ ना किया जाए, बिजली को व्यर्थ ना किया जाए, इस सब पर काम कर रही हैं। एंड स्टूडेंट्स इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हें कोशिश की जा रही है कि आप जो यहाँ सिखाया जाए वो जाके आप अपने घर पे भी कोशिश करिए कि आप बिजली बचाएं, बिजली का बिल कम से कम आना चाहिए, और अगर सोलर प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं वो भी लगाए जाएं। तो इस सारे पे काम करना ज़रूरी था और एक बहुत अच्छी पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कि उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम क्लाइमेट यूनिट बनाएं, क्लाइमेट एम्बेसडर्स बनाएं। तो लड़कियां इस पे बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और लग रहा है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। सर, क्या मोबाइल टावर और अन्य आधुनिक तकनीकी उपकरणों को मधुमक्खी के जीवन चक्र पर क्या प्रभाव डालता है? हालांकि साइंस है और अच्छी बात है कि साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन अगर हम प्रकृति की उसमें जाएं तो इसका साइड इफेक्ट भी आ रहा है। और ख़ासकर ये मधुमक्खियां हैं इससे बहुत प्रभावित हो रही हैं। हाँ, मधुमक्खियों को एक परमात्मा ने एक ना सेंसर दे रखे हैं, उसके शरीर के ऊपर जितने भी आप बाल देखते हैं वो बाल नहीं है, असल में वो सेंसर हैं। और उनको रडार भी लगा रखे हैं परमात्मा ने, क्योंकि वो उस जहाँ से जिस छत्ते से निकलते हैं वो 5 किलोमीटर तक जाती है, फिर वो वापस अपने छत्ते में आ जाती है। तो ये पॉसिबल तभी है जब वो उसके सेंसर सही तरीके से काम करें और उसके रडार भी सही तरीके से काम करें। लेकिन हो क्या रहा है, जो ये हमारे टावर हैं जो है ना, जिससे हमारे मोबाइल यूज हो रहे हैं, चाहे इंटरनेट यूज हो रहा है, जितना भी खाना साइंस तरक्की कर रही है उसका इन मधुमक्खियों के ऊपर असर जा रहा है, क्योंकि ये तो प्रकृति में रहने वाली, जंगलों में रहने वाली जीव है। तो ये जब उनके असर आता है उनके ऊपर, तो ये अपना रास्ता भटक रही हैं। और हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जब से मोबाइल आए हैं ये, तो ये टावर ज़्यादा हो गए, तब से हमारी मधुमक्खियों में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी आज से 20 साल पहले बहुत ग्रोथ होती थी। हमारी मधुमक्खियाँ 1 साल में ही डबल हो जाती थी और आज वो
कंट्रोल करना यानी कि उतनी रख पाना हमें संभव नहीं हो रहा है। बल्कि जब जंगलों में जाते हैं हम, चाहे हम हिमाचल के ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी मधुमक्खियों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसका असर तो बहुत हो रहा है जी। साइंस ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि अभी तो बल्कि और जो हमारे ये क्या नाम है स्प्रे करने के लिए है ना, अभी पहले तो हाथ से स्प्रे होते थे खेतों में और उससे भी मधुमक्खियां मरती थी, लेकिन अब तो है ना ड्रोन का इस्तेमाल होगा। अगर ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो इसका तो और ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रोन तो ऊपर से स्प्रे करेगा तो मधुमक्खियां वहीं के वहीं जहां भी आओ वहीं के वहीं मर जाएंगी वो नीचे। तो इसलिए साइंस अच्छी बात है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी आ रहा है। मैम, क्या इनोवेशन पर आधारित एजुकेशन टूर और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट छात्रों को किताबी ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने में मदद करते हैं? बिल्कुल नेहा, अगर कोई भी मान लीजिए हम किसी इंडस्ट्री की, कॉमर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ किताबों से पढ़ के वो इमेजिन नहीं कर पाते, उतनी दूर तक उनकी उड़ान नहीं जाएगी दिमाग की कि ये वाकई इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कैसे बनता होगा। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में उन्हें लेके जाते हैं तो वो सही सही सामने देख पाते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, चीज़ों में क्या है, धरातल पे क्या है। क्योंकि हमारी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो नज़र आता है वो ये कि हम सिर्फ किताबें पढ़ा रहे थे। खाली किताबें पढ़ाने से काम नहीं चलना, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स की जाएं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिखाया जाए। और अभी तो समय ऐसा आ गया कि ऐसा भी कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर रही। चाहे मशीनरीज में मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, प्रोसेसिंग की बात की जाए, तो सब जगह ही लड़कियाँ भागीदार हो रही हैं। तो जब तक हम उन्हें ऐसी इंडस्ट्रियल विजिट्स पे नहीं लेके जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस के विजिट पे नहीं लेके जाएंगे जहां इन पे काम हो रहा है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच को भी माना जाता है और उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि चाहे कोई इंडस्ट्रियल विजिट हो या इंस्टीट्यूशनल विजिट हो, हम दोनों पे ही बराबर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम किताबों के साथ साथ थोड़ी सी आम दुनिया में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो भी स्टूडेंट को एक्सपोजर दे पाएँ। सर, आपने FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके माध्यम से आप अपने छोटे छोटे किसानों को बाजार में कैसे जोड़ रहे हैं? हमने पहले तो मैं ना अकेले का ही प्रोपरेटर कंपनी थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने हमें मदद की और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बल्कि है ना सरकार ने हमारा FPO बनाने में हमारी मदद की। हमारे साथ बहुत सारे फार्मर हैं जो थोड़े थोड़े से मधुमक्खी के बॉक्स रख करके वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो एक एंटरप्रेन्योरशिप में है ना नहीं आ सकते इतने लार्ज स्केल में, लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमने फिर ये FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके हम उनको पहले तो ट्रेनिंग भी देते हैं। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह की, किसी भी सामान की, तो हमारे माध्यम से उनको सामान मिल जाता है। और यहाँ तक कि जब भी उनको किसी तरह की, चाहे वो पैसे की हेल्प भी क्यों नहीं है, तो वो भी हमारे कंपनी के माध्यम से एडवांस में उनको ताकि हेल्प मिल जाए। और फिर उनका जो शहद है, मेन जो प्रॉब्लम है इस टाइम वो है हमें अपना, हम प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उस प्रोडक्शन को हम मार्केट नहीं कर पाते, तो वो मार्केट हर एक आदमी नहीं कर पाता। तो हम उनका शहद फिर फिल्टर करके उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो उनको एक अलग से वैल्यू उनको मिल जाती है, तो उसमें उनको बहुत मदद मिल रही है। मैम, सूत्रों के अनुसार छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए टिंकरिंग लैब बहुत प्रभावी है। आपके यहाँ छात्रों को नए आइडियाज पर काम करने के लिए कैसा मंच दिया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो नेहा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएं। इन लैब्स से मतलब ये है कि चाहे हमारे विद्यार्थी छठी क्लास से लेके 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्कूल्स में भी नई सोफिस्टिकेटेड लैब्स बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे हम उसमें IT की लैब्स कहें, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की लैब कहें, और इसके साथ साथ कॉलेजेस में भी इसी तरह से हम अपनी लैब्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ ताकि स्टूडेंट को रिसर्च वाला एक्सपोजर भी मिले।
खाली किताबी ज्ञान नहीं, फिर से मैं बार बार यही बात करती हूँ कि खाली किताबी ज्ञान नहीं, तो इन लैब्स के ज़रिए जब स्टूडेंट्स में रिसर्च का एप्टीट्यूड डेवलप होगा तो वो बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे और आगे चल के भविष्य में कुछ अच्छा सीख पाएंगे। सर, शुरुआती दौर में जब आपके पास संसाधनों की कमी, तब आपने परीक्षण और बाजार की बाधाओं को कैसे पार किया? देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पेशेंस रखा, मेहनत की, और हमेशा पेशेंस है ना काम आता है, मेहनत आपकी काम आती है। हमने मेहनत की, हमने ये कह लीजिए कि है ना अपने हाथों से सारे काम अपने ऊपर ही लेकर के सारे काम दिन रात करके हमने मेहनत करके वो काम किए जितना ना। तो ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में होते हैं तो आपके पास संसाधन नहीं होते उतने, लेकिन आपकी मेहनत आपके पास होती है, तो आप मेहनत करें तो मेहनत का फल मिलता भी है। और जब मेहनत आप करेंगे और जुनून के साथ करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैम, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी जैसी योजनाएं जो नवाचार के लिए वित्तीय सहायता देती हैं, क्या वे छात्रों को जॉब सिक्योर की बजाय जॉब क्रिएटर बना रही हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं और पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ये जो हम सारा एक काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के तहत, इसमें फोकस ही इस बात पर है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जाए। कोशिश की जाए उन्हें सिखाने के लिए कि आप बेटा अगर नौकरियां पानी हैं, तो हमारी एक हरियाणा की एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है जो कम्युनिकेट बहुत अच्छा अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नहीं कर पाता, लेकिन जब आप अपना व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको भाषा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बेसिक नॉलेज तो चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उसमें मापदंड नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते तो आप व्यवसाय अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस सोच को आगे बढ़ाने में ये पॉलिसीज़ बहुत मदद कर रही हैं, एंड स्टूडेंट्स इस बात को जब उन्हें एक्सपोजर दिया जा रहा है तो वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, थोड़े से शुरुआत करके हम अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, और बशर्ते ये वाला काम पूरी लगन के साथ किया जाए। जैसे अभी सर ने कहा कि अगर भावना अच्छी और लगन हो तो काम सफल होता है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जब हमारी लड़कियां ऐसा कुछ करेंगी तो आगे चल के वो भविष्य में सफल हो। सर, मधुमक्खियों की बीमारियों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए आप कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं? देखिए मैडम, वैसे तो मधुमक्खियाँ तो ना फूलों पे जाती हैं, और कुछ खेती से के फूल होते हैं, कुछ जंगलों के फूल होते हैं। हम सबसे पहले तो कोशिश यही रहती है कि जहाँ पर ये कीटनाशक के स्प्रे ज़्यादा होते हैं तो हम उस एरिया में जाने से बचते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि ये जो नरमा होता है, कपास जिसको बोलते हैं, जब ये 2007 से पहले इस पे हाथ से स्प्रे होते थे या ज़्यादा नहीं होते थे तो नरमे का शहद निकलता था। और 2007 के बाद जब बीटी कॉटन आ गई तो उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे भी होने लग गए, और उसकी मधुमक्खियाँ उससे बहुत ज़्यादा मरती थी, तो उस एरिया में सभी मधुमक्खियों वालों ने जाना ही छोड़ दिया। फिर हम इनको बचाने के लिए सबसे मेन बस यही होता है कि हम उस एरिया को ही सिलेक्ट नहीं करते, उस फसल को भी सिलेक्ट नहीं करते, और हम उससे बचते हैं। हालांकि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के डॉक्टर्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर्स हैं, वो सब किसानों को गाइड करते हैं कि आप मधुमक्खियों को है ना सेफ रखें, और अब जब भी स्प्रे करें फसल को और शाम के टाइम करें। लेकिन फिर भी कुछ किसानों की मजबूरी होती हैं, वो दिन में या सुबह के टाइम में ही, क्योंकि वो कुछ है ना जानकारी नहीं होती, कुछ मजबूरी होती है, तो वो स्प्रे कर देते हैं, तो उसका असर मधुमक्खियों के ऊपर आता है, वो मरती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा किसानों को भी, और अपने जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वो भी अगर कल को है ना खेती की तरफ जाएंगे तो उनको भी ये संदेश देंगे कि मधुमक्खी एक बहुत हमारी जरूरत का जीव है। इस पृथ्वी का सबसे कि अगर जरूरत की चीज़ है ना कोई जीव है तो वो मधुमक्खी है। तो इस मधुमक्खी के जीव को जरूर बचाएं, और इसको बचाने के लिए हमें कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें, और जरूरत के मुताबिक ही कीटनाशक है ना यूज करें, और उसको शाम के टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर है। छात्राओं को मानसिक विकास के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं? आज के टाइम में हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं,
और इस तेज़ी से आगे बढ़ने की दौड़ में कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है वो मॉरल वैल्यूज़ को भूलती जा रही है, और हमारा जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको भी हमने थोड़ा साइड लाइन करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि विद्यार्थियों को लगातार बार बार ये प्रयास किया जाए सिखाने का कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना तो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को छोड़ना है और ना ही अपनी धार्मिक आस्था को छोड़ना है। एंड हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं। भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो सब तकरीबन आपसी मेल जोल के साथ रहते हैं, और दुनिया के बहुत सारे लोग भारत की धार्मिक आस्था का उदाहरण देते हैं। तो अगर हम स्वयं अपनी जड़ों से परे हट जाएंगे तो उसमें आगे चल के हमारा भविष्य बहुत सेफ नहीं हो पाएगा। तो हमारी लगातार कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए, और एक रिलीजियस बिलीफ्स को लेते हुए हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि रोज़ मॉर्निंग में असेंबली की जाती है, और हर दिन हर धर्म की असेंबली में प्रेयर को शामिल किया जाता है, यही सोच विकसित करने के लिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है। और चाहे हम इस नई मॉडर्न दुनिया में जितना मर्जी आगे बढ़ते जाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, इससे अलग नहीं होना और इसे इग्नोर नहीं करना। आप अब तक 3500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं में आप सबसे बड़ा डर क्या देखते हैं? सबसे बड़ा मैडम, मैंने और हम भी बल्कि जब है ना बिल्कुल यंग थे तब हमारे अंदर भी बस एक ही डर होता था कि फ्यूचर क्या होगा, स्टेबल होगा, किस चीज़ में हम स्टेबल हो पाएंगे। अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं, है ना, नौकरी चलो नहीं करते हैं, तो क्या हम उसमें उस काम को सक्सेस हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ बस ये डर बहुत बड़ा होता है कि उसको डर रहता है कि कहीं ये काम फेल ना हो जाए। अब मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, कहीं ये फेल ना हो जाए और ये कितना लंबा चलेगा। तो लेकिन मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा कि सोचिए मत, आप अप डाउन हर एक काम में आते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अप डाउन नहीं आते हों, क्योंकि मौसम भी जो प्रकृति ने देखो मौसम बनाया है इस पृथ्वी का, वो भी एक जैसा नहीं है। उसमें भी बारिश भी आ रही है, गर्मी भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है। तो आप घबराइए नहीं, अप डाउन आएंगे। जिंदगी में भी बीमारी भी आती है, खुशहाली भी आती है, तो आती है तो सब। इसलिए अब जब डाउन आता है तो घबराइए मत, उसका मुकाबला कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको फिर एक दोबारा, है ना, जब वो डाउनफॉल चलता है कुछ टाइम के लिए होता है, फिर दोबारा आप होंगे। और लेकिन कहीं बोलते ना उधर के, इसलिए है ना, जो भी नवयुवक हैं उनमें ये डर हमेशा बना रहता है इसी चीज़ का कि वो स्टेबल रहेगा ना रहेगा, वो काम जो हम करना चाहें वो कितना सक्सेस है या नहीं है। एंटरप्रेन्योर के करियर के विकल्प के रूप में चुनने के लिए माता पिता को सुरक्षित सरकारी नौकरी वाली मानसिकता को आप कैसे बदल रही है? नेहा, कुछ साल पहले तक ये एक सोच थी माता पिता की, और यूथ की भी यही सोच थी कि अगर हमें एक सेफ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो शायद उससे बढ़िया करियर हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर समय के साथ साथ बदलते हुए रुख में आप देखो तो ना तो उतनी सरकारी नौकरियां बची हैं, और सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट यूनिट्स ने बहुत तरक्की भी की है। तो हम अब इस मानसिकता को हमें छोड़ना होगा कि हम वही सरकारी नौकरी लें जिसमें हमें बुढ़ापे तक पेंशन मिलती जाए। तो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। इतना सरकार पर हम निर्भर नहीं रह सकते। उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी होगी कि हम कुछ ऐसे नए वेंचर्स शुरू करें। हम कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो पहले भारत आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब यहाँ का हर नागरिक इस सोच के साथ चलेगा कि मुझे दूसरे पे रिलाय नहीं करना, मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। तो इस सोच को लगातार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें समझाकर इस तरफ बढ़ा जा सकता है। ये संभव है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, शहद की शुद्धता के लिए आप डायरेक्ट सैंपलिंग और सैंपल टेस्टिंग का उपयोग कैसे करते हैं ताकि ग्राहक का विश्वास आप पर बना रहे? देखिए मैडम, पहली बात तो शहद जो है एक जैसा नहीं होता कभी भी। वो हमारी जो जीभ है हरियाणा, तो वो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और वो खा करके ही खुद ही बता देती है। लेकिन फिर भी साइंस ने तरक्की की है, अच्छे ना, जर्मन की लैब है एक बहुत बड़ी इंटरटेक, और वो शहद को की प्योरिटी को बहुत ही बिल्कुल पहचान देती है।
तो हम टेस्टिंग कराते हैं शहद की, पहले लैब में ले जाते हैं उसको, और उसकी शुद्धता है ना की परख हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और हम अपने चाहे हमारे ग्राहक हैं या खाने वाले जो भी है ना नागरिक हैं, तो उनको हमारी यही कोशिश रहती है कि अलग अलग फूलों के हम अलग अलग शहद उनको खिलाएं, और वो ताकि खुद ही खा करके मालूम चले उनको कि वास्तव में ये कितना अच्छा है, कितना कौन सा उसको अच्छा लग रहा है। मैम, छात्रों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR और पेटेंट के बारे में जागरूकता करने उन्हें स्टार्टअप की दुनिया के लिए कैसे तैयार करता है? स्टूडेंट्स को जहां हम लगातार बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाएंगे, बच्चे बिजनेस आइडिया को डेवलप करेंगे, तो उसके साथ साथ उन्हें ये नॉलेज देनी बड़ी ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, पेटेंटिंग क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि नए आइडियाज़ डेवलप तो स्टूडेंट करे, उसको आगे बढ़ाए, और उसको क्योंकि उसने पेटेंट नहीं करा और अपने आइडिया को उसने प्रिजर्व नहीं किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, तो ऐसा ना हो कि उसके आइडिया को कोई और अपने नाम में रजिस्टर करा ले। तो इसके लिए ये ज्ञान देना भी उनको बड़ा ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम उन्हें इस तरह की वर्कशॉप्स करके लेक्चर्स किए जाते हैं, जिसमें उन्हें IPR के बारे में, पेटेंट्स के बारे में बताया जाए, कॉपीराइट्स के बारे में बताया जाए। क्योंकि जब हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा से जुड़े होने का मतलब है कि विद्यार्थी के अच्छे भविष्य के लिए कोई भी अगर ऐसी आने वाली रुकावट है, कोई ऐसी चेतावनी देने वाली है, तो उन्हें दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर आपने कोई नया आइडिया डेवलप किया है या आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो आप उसको पेटेंट करा लें, ताकि आपकी की हुई मेहनत को कोई चुरा ना ले। मैम, क्या संस्थान और इंडस्ट्रीज के बीच तालमेल छात्रों को बाजार के वास्तविक जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनिवार्य है? हाँ नेहा, बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ समय से हम इसी मुहिम में लगे हैं कि शिक्षा को और इंडस्ट्री को जोड़ दिया जाए। चाहे उसमें, जब मैं इंडस्ट्री की बात करती हूँ, तो चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि किताबों के साथ साथ हमें ये जोड़ के पता लग पाए कि वास्तविक इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। अगर मान लीजिए हमने कोर्सेज कराए और इंडस्ट्री से पूछा ही नहीं कि उन्हें कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो शायद एक गैप बना रह जाएगा। डिग्रियां लेने के बाद भी बच्चे सेटल नहीं हो पाएंगे। तो अगर पहले ही इंडस्ट्री के साथ तालमेल बिठा लिया जाए, तो उसमें हम उन्हें कुछ ऐसी एडिशनल कोचिंग्स दे सकते हैं जिसके थ्रू उनकी नौकरियां भी पक्की हो पाएंगी, और इंडस्ट्री को जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वैसे इंडस्ट्री को भी मिल पाएंगे। इसलिए तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। खेती और आधुनिक शिक्षा का तालमेल आत्मनिर्भर भारत के सपनों को कैसे पूरा कर रहा है? ना सरकार की योजनाएं आती हैं, बहुत सारी सरकार ना सब्सिडी भी देती है किसानों को भी, और जो नए एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई आना चाहता है उसको भी सरकार लोन देते हैं, बैंक सब्सिडी। हमारे मधुमक्खियों में तो बल्कि 75 से 85% की सब्सिडी सरकार देती है जो नए शुरू करता है जो, और हर एक सामान के ऊपर, चाहे वो ना प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगानी पड़े, तो उसके लिए भी 50 से 75% की सब्सिडी मिलती है। तो हमारे यहाँ योजनाएं ना बहुत हैं, और सरकार का इसमें बहुत योगदान है ना। सरकार इसके ऊपर बहुत इसके बजट में बहुत प्रावधान किया हुआ है। मैम, यही क्वेश्चन आपसे है, खेती और आधुनिक शिक्षा का मेल आत्मनिर्भर भारत को सपने को कैसे पूरा कर रहा है? नेहा, एक दौर था कि हमारे इंडिया को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं हम, लेकिन पिछले कुछ समय में गांव से लोग निकल के शहरों की तरफ चले, और जो यूथ था वो MNCs में जाना शुरू हो गया। लेकिन फिर से एक बदलाव नजर आ रहा है। MNCs में जाके सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक जब वो व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें लगता है अपनी खेती की तरफ एक बार वापस चला जाए। तो बहुत सारे ऐसे आज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर हैं जो MNCs से नौकरियां छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, गाँव की तरफ लौट रहे हैं, और जो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ी हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है या वो नया ज्ञान उन्होंने लिया है, वो अपनी नॉलेज को अपनी एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के अच्छे नए उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर आप पॉली हाउस फार्मिंग की बात करें, तो ये एक नया उदाहरण था।
एक समय था हमें लगता था एक मौसम में ही एक तरह की सब्जी मिल सकती है, लेकिन आज चाहे वेजिटेबल्स की बात करिए, फ्रूट्स की बात करिए, जो भी चीज़ आप पूरे साल में जब चाहे ले सकते हैं। तो ये सब उन्हीं कुछ गिने चुने लोगों के उदाहरण हैं जो एक बार दोबारा एक मॉडर्न दुनिया में गए थे लेकिन फिर से वापस आए और इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हम सही मायने में एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लोग ऐसी पहल कर रहे हैं वो अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं। तो मैं कहना भी चाहूँगी यूथ को कि जो भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसे इग्नोर करने की बजाय कोशिश करें कि अगर उनकी फैमिली ऑलरेडी एग्रीकल्चर में बिजी है तो एग्रीकल्चर को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। रादर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को गाइड कर सकते हैं कि कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़िया हो। जैसे अभी सर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हमने मार्केटिंग भी की, ब्रांडिंग भी की। तो अगर सर ने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऐड की है, इसका मतलब इन्होंने वैल्यू एडिशन ही नहीं किया, एक नया रास्ता दिखाया। अदरवाइज बिना नाम का कोई भी शहद कम मूल्य पे खरीद सकता था, लेकिन एक ब्रांड नेम है, पेटेंटिंग है, तो इस सारे में ये एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। तो हमें यूथ को ये संदेशा देने की ज़रूरत है कि खेती की तरफ मुड़ें, इसमें बहुत एवेन्यूज़ हैं। अगर हम नई नई तरह की फसल लगाएंगे तो बहुत तरक्की कर सकते हैं, निर्यात किया जा सकता है, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है और हम फिर से जैसे हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे तो बनाना मुश्किल है नहीं। अंत में अगर आप दोनों एक यंग जनरेशन को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा सर आपसे? मैं एक आप लोगों के सामने ही एक एग्जाम्पल हूँ वैसे तो, लेकिन मैं सभी को बहुत सारे प्लेटफार्म मुझे मिलते हैं ना ट्रेनिंग देने के लिए। मैं सबको ये संदेश देता हूँ कि किसी भी काम को छोटा मत समझे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप उसको लार्ज स्केल में लेके जाइए, छोटे से लेवल से शुरू कीजिए और बड़े स्तर तक उसको लेके जाइए। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आप काम को एक जुनून के साथ करिए, क्योंकि जुनून होना किसी काम के प्रति बहुत जरूरी है। और जब तक आपके अंदर उस काम के लिए जुनून नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप चाहे कितना भी छोटा काम है ना शुरू किया आपने, अगर आपके अंदर जुनून है उस काम के प्रति तो आप जरूर सक्सेस होंगे और आपका भी मेरी तरह नाम होगा। और बल्कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अवार्ड तक आप लोगों को मिलेंगे और ये मिलते हैं। मैंने ये बिल्कुल क्लियर देखा है कि जिन लोगों के अंदर जुनून था उन लोगों ने अपने उस छोटे से काम को बहुत बड़े स्तर पर लेके चले गए और उनको फिर बहुत अचीवमेंट मिले, उनका बहुत नाम हुआ। नाम आपसे। बिल्कुल नेहा, मैं ये कहना चाहूँगी यूथ को इस मैसेज देते हुए कि जो भी वो कर रहे हैं पहले तो उसको पूरी लगन के साथ करें। आज जो सबसे बड़ा मैं अफसोसजनक बात कहूँगी कि विद्यार्थी इस उम्र में सोचता है कि ये अभी थोड़ी मस्ती करने की एज है, जबकि नहीं, ये मस्ती करने की उम्र नहीं है, ये एक खूबसूरत भविष्य की नींव डालने की उम्र है। तो जो भी करें, पढ़ाई करें, कोई आइडिया डेवलप करें, कुछ हुनर सीखें, जो भी करें लगन के साथ करें, समय व्यर्थ ना गंवाएं, अदरवाइज समय उन्हें पीछे छोड़ देगा और वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ संदेश के साथ साथ मैं उन्हें ब्लेस भी करना चाहूँगी कि वो जो भी करें उसमें ईश्वर उन्हें सफलता दे, कामयाब हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और हम सब इससे बड़ी राहत महसूस करेंगे कि हमने एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो जितने भी यूथ जो हमारे भारत का भविष्य हैं, अगर वो सफल होंगे तो हम सबसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। इस पॉडकास्ट के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। सुभाष जी की आपकी कहानी यह साबित करती है कि अगर जुनून और दिल से काम किया जाए तो खेती से भी करोड़ों का टर्नओवर कमाया जा सकता है। वहीं प्रिंसिपल मैम शिक्षा के प्रति आपका आधुनिक दृष्टिकोण और इनोवेशन पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम यह भरोसा दिलाता है कि हमारे देश के छात्र केवल किताबी कीड़ा नहीं बल्कि भविष्य में लीडर्स ऑफ टुमारो बन रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।